हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए भर्ती परीक्षा के पेपर 2 में जो 5वें नंबर की यूनिट है उसका सिलेबस। हम सब ये जानते हैं कि हमारे पेपर 2 में मुख्य रूप से 6 यूनिट्स हैं, सभी बराबर बराबर वेटेज रखती हैं। तो ये जो 5th यूनिट है, 5वीं यूनिट है, इसमें भी बराबर वेटेज है, जिसमें 25 सवाल पूछे गए थे लास्ट टाइम। तो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, सब बराबर बराबर मार्क्स के 3-3 नंबर के क्वेश्चंस थे। इस अध्याय का, इस यूनिट का नाम होता है राजस्थान सर्विस रूल्स, राजस्थान सेवा नियम। राजस्थान सेवा नियम बहुत बड़े नियम हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन संपूर्ण सेवा नियम हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस को टू द पॉइंट रखने के लिए उसमें से केवल कुछ चीज़ें ही हमारे सिलेबस में डाली गई हैं। सबसे पहले तो सेवा नियमों के कई वॉल्यूम हैं, उन वॉल्यूम में से हमारे सिलेबस में सिर्फ वॉल्यूम 1 रखी गई है। बाकी चीज़ें, बाकी वॉल्यूम 2 वगैरह ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। वॉल्यूम 1 भी हमारे सिलेबस में पूरा नहीं रखा गया। आप ध्यान से देखें तो वॉल्यूम 1 में चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, मतलब चैप्टर नंबर 1 हमारे सिलेबस से बाहर है, 2 है, 3 है। 2-3 के बाद में 4 से लेकर 9 तक हमारे सिलेबस में नहीं है। चैप्टर नंबर 10 सिलेबस में आएगा, 11 आएगा। चैप्टर नंबर 12 सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 13 हमें पढ़ना है, चैप्टर नंबर 14, 15 पढ़ना है, और हमें चैप्टर नंबर 16 पढ़ना है। इससे पहले और इसके बाद के, इसके बीच के टॉपिक हमें नहीं पढ़ने। रफली सेइंग तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल 8 चैप्टर हमें पढ़ने। और सेवा नियमों के साथ साथ एक और चीज़ हमारे सिलेबस में है जिसका नाम है राजस्थान सिविल सर्विसेज जॉइनिंग टाइम रूल्स। राजस्थान सिविल सेवा जॉइनिंग टाइम के नियम 1981 के, ये हम लोगों को पढ़ने। आइए मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सेवा नियम या सर्विस रूल्स होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी संस्थान में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो वहाँ पे नौकरी करने के लिए एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा, जो हमें नौकरी देता है उसके द्वारा कुछ शर्तें लगाई जाती हैं। हमें उन शर्तों को मानना पड़ता है, उनके अधीन ही काम करते हैं हम। जैसे नियुक्ति की शर्तें, ज्वाइनिंग कैसे होगी, किसी आदमी को रिक्रूट कैसे करेंगे, रिक्रूट करने के बाद आप ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस जाने के बाद आपकी सैलरी या पे कैसे मिलेगा, वेतन कैसे मिलेगा, आपको बोनस कैसे मिलेंगे, आपके प्रमोशन कैसे होंगे, आप छुट्टियां कैसे ले सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने ऑफिस का काम ठीक से नहीं किया, लापरवाही बरती, तो उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की जा सकती है। एक व्यक्ति अनुशासनहीन है, इनडिसिप्लिन है, तो उसके अगेंस्ट क्या काम किए जा सकते हैं। कोई व्यक्ति बिना बताए छुट्टी से गायब है, उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं। एक आदमी ऐसा है जो अपने बड़े से अधिकारियों की बात नहीं मानता है, इसको हम बोलते हैं कि वो उनका इनसबॉर्डिनेशन करता है, डिसओबीडियंस करता है, मतलब उनके साथ में उनके निर्देश मानने की बजाय मनमानी करता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसे व्यक्ति का क्या कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे सेवा नियम कहलाते हैं। और कोई व्यक्ति मान लीजिए कि ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई किस प्रकृति से, किस प्रक्रिया से गुजरेगी, ये सब चीज़ें सेवा नियमों में होती हैं। सेवा नियम लंबे चौड़े नियम हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में उसमें से चुनिंदा पोर्शन है। आइए देखते हैं क्या क्या। सबसे पहले सेवा नियमों में हमारे पास है परिभाषा या डेफिनेशन, जो बेहद आसान होता है। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं, टू द पॉइंट अपने को पढ़ना होता है। जैसे उदाहरण के लिए परिभाषाओं में आएगा कि राजस्थान सरकार या सरकार किसे बोलेंगे, नियोक्ता किसे बोलेंगे, कर्मचारी या एम्प्लॉय कौन कहलाएगा। हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि अवकाश का मतलब क्या होता है, हमें ये पढ़ना है वैदेशिक सेवा, फॉरेन सर्विस का मतलब क्या होता है, हमें ये पढ़ना है कि भत्तों का मतलब क्या होगा, हमें पढ़ना है बोनस का मतलब क्या होगा, हमें पढ़ना है प्रोबेशन या परिवीक्षा का मतलब क्या होगा, प्रशिक्षण या ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो नौकरी से, सेवा से जुड़ी हुई हैं, उनका वास्तव में मीनिंग या परिभाषा क्या होती है, वो तो हमारा पहला चैप्टर है। सटीक टू द पॉइंट चैप्टर रहता है, सीधा सीधा, इसमें कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं होती। दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है जनरल कंडीशन ऑफ सर्विस, सेवा के सामान्य नियम। सेवा के सामान्य नियम जो है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे जब आप नौकरी करेंगे तो नौकरी करते टाइम सबसे पहले आपको कौन कौन से कागज़ जमा कराने हैं। आप जो कागज़ जमा कराते हैं उसके अंदर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है ना, तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उसके लिए कौन सा कागज़ सही माना जाना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ एक बार आपकी सेवा पुस्तिका में, सर्विस रिकॉर्ड में लिख दी गई तो उसके ऊपर टेप चिपकाना है। उसको एक बार लिख दी गई तो उसको काट के ठीक नहीं किया जा सकता। अगर कभी गलती रह गई तो उसको वापस सुधारा कैसे जा सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके लिए डेट ऑफ बर्थ का प्रमाण पत्र नहीं है। जैसे आप जानते हैं ना, आजकल तो हर व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र होता है।
लेकिन पुराने ज़माने में तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं थे, तो पुराने ज़माने में जिनके डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट नहीं थे, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं थे, उनके लिए 10वीं की मार्कशीट या कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे उम्र ली जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास तो 10वीं की मार्कशीट भी नहीं है, जैसे क्लास 4 एम्प्लॉय लगा हुआ है, पहले ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसकी उम्र कैसे सही फाइनल मानेंगे। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी हमारे लिए सेवा नियमों में आ जाती हैं। तो सर्विस रूल्स या सेवा नियम एक बड़ा टॉपिक हमारे लिए हो गया, सेवा के सामान्य शर्तें। दो अगले जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 10 और 11, इन दोनों का नाम है लीव। लीव का मतलब हो गया हमारे लिए अवकाश। ये भी बहुत बड़ा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, लीव या अवकाश, जिसमें हमें यह पढ़ना है कि सबसे पहले तो एक व्यक्ति को कौन कौन से अवकाश, एक सरकारी कर्मचारी को कौन कौन सी छुट्टियां मिल सकती हैं। कौन सी छुट्टियों से मतलब है, आपने कई सारी छुट्टियों के नाम सुने होंगे, जैसे आपने सुना होगा CL, कैजुअल लीव, आकस्मिक अवकाश, वो क्या है, कितने दिन का मिल सकता है, और कोई ज़्यादा ले ले तो क्या करना है, किससे मंजूरी लोगे पहले। इसी तरह से एक छुट्टी होती है, उसको हम बोलते हैं मेडिकल लीव, चिकित्सा अवकाश, उसका क्या फंडा है। एक हमें पढ़ना होता है जिसका नाम है प्रिविलेज लीव, PL, उपार्जित अवकाश, वो कैसे मिलता है। महिलाओं को मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव, वो कितने दिन की मिलेगी। चाइल्ड केयर लीव, बच्चों का ध्यान रखने के लिए जो छुट्टियां मिलती हैं वो कितने दिन की मिलेंगी। इसके अलावा कोई व्यक्ति बिना सैलरी के छुट्टी पे जाना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं लीव विदाउट पे, वो कैसे मिलेगी। पुलिस वालों के लिए छुट्टी के संबंध में विशेष नियम अलग से क्या हैं, या फिर जो कॉलेज के लोग हैं उनके लिए अलग नियम क्या है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिसमें हमें ये पढ़ना होता है कि कौन कौन सी छुट्टियाँ मिलेंगी, कितनी कितनी मिलेंगी, छुट्टी मांगी कैसे जा सकती है, मतलब उसके लिए आवेदन कैसे दे सकते हैं, मंजूरी करने वाला अधिकारी कौन होगा, 2 छुट्टियां कौन सी लगातार एक साथ नहीं ली जा सकती हैं। आप छुट्टी पे चले गए, जैसे आपने 10 दिन की छुट्टी ले ली, बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा है, तो सैटरडे संडे को छुट्टी के साथ गिनेंगे या उसको एक्स्ट्रा मानेंगे। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए बन जाता है लीव संबंधी नियम। उसके बाद अगली चीज़ हमें पढ़नी है फॉरेन सर्विस। फॉरेन सर्विस का मतलब हिंदी में हो गया विदेशी सेवा या वैदेशिक सेवा। विदेशी सेवा से मतलब आपको सुन के यूँ लग रहा होगा कि इसका मतलब अगर राजस्थान सरकार किसी कर्मचारी को अमेरिका भेज दे, नहीं। विदेशी सेवा का मतलब क्या होता है, 2 तरह की सरकारी संस्थाएं हैं। एक तो है हमारे सरकार के विभाग, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट खुद के, जैसे चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, या गवर्नमेंट का मान लीजिए कि गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, आबकारी विभाग, कर विभाग, ये गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा कुछ सरकार के डिपार्टमेंट्स के अलावा भी कुछ संस्थाएं हैं, जैसे कि सरकार की अलग अलग कंपनियां हैं, जैसे रिको, जैसे RFC, तो ये सब सरकारी कंपनियां हैं। तो जब जब एक सरकारी एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारी अपने सरकारी विभागों के अलावा इन सारी बिजनेस संस्थाओं में या कोई फंड्स में, इनमें काम करने के लिए जाता है, तो वो विदेशी सेवा कहलाती है उसके लिए। तो विदेशी सेवा संबंधी नियम क्या है, नाम सुना होगा ना आपने, डेपुटेशन। तो डेपुटेशन संबंधी चीज़ें। तो विदेशी सेवा क्या होती है, सरकारी कर्मचारी विदेशी सेवा पे कैसे जा सकता है, बाहर का जो कर्मचारी है उसको सरकारी सेवा में टेम्परेरीली डेपुटेशन पे कैसे लिया जा सकता है, विदेशी सेवा के दौरान आपके भत्ते, सैलरी कौन देगा, आपकी जो पेंशन वगैरह है उसका क्या होगा, आपकी छुट्टियाँ पुराने नियम से मिलेंगी या जहाँ गए हो वहाँ से मिलेंगी, कितने साल के लिए विदेशी सेवा पे जा सकते हो, कितने साल में वापस आना ज़रूरी है। इस तरह की सारी बातें ये विदेशी सेवा में है। उसके बाद अगली चीज़ हमें पढ़नी है सर्विस अंडर लोकल फंड। लोकल फंड का मतलब होता है स्थानीय निधि। तो जो स्थानीय निधि कार्यालय हैं उनमें अगर आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो वहां पे उस सेवा का ट्रीटमेंट क्या होगा, सेवा काल मानेंगे नहीं मानेंगे, वो सारी चीजें। अगली चीज है रिकॉर्ड ऑफ सर्विस। रिकॉर्ड ऑफ सर्विस का मतलब हो गया सेवा का रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का मतलब है जब आप नौकरी पे जाएंगे ना, तो नौकरी पे जाते ही आपके ज्वाइनिंग से लेके और आपके रिटायरमेंट तक हर बात को लिखा जाएगा। आपकी एक अलग से कॉपी बना दी जाती है, एक अलग से किताब बना दी जाती है जिसको हम बोलते हैं सर्विस बुक। तो एक सर्विस बुक बनती है, उस सर्विस बुक में हर बात लिखी जाती है। सबसे पहले तो ये लिखा जाएगा आपका नाम, पता, पिताजी का नाम, आपकी क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ें, आपका रिक्रूटमेंट कब हुआ, ऑफिस में आपने कब ज्वाइन किया, दोपहर से पहले मतलब सुबह की शिफ्ट में आ गए थे, आधी छुट्टी के बाद ज्वाइन किया, ये सब बातें वहाँ लिखी जाएंगी। वहाँ से आपकी कहानी शुरू होती है। उसके बाद आपके सारे प्रमोशन, आपके सारे इंक्रीमेंट, आपके द्वारा ली गई छुट्टियां, आपके ऊपर अगर कोई लीगल एक्शन या कोई कार्यालय में कार्रवाई हुई है तो वो, आपके ऊपर कोई जुर्माना पेनल्टी लगा है वो, आपका ट्रांसफ़र कहीं हुआ है तो वो, हर चीज़ लिखी जाती है। वो आपकी सेवा का रिकॉर्ड है, जिससे पता चलता है कि एक आदमी 30 साल की उम्र में नौकरी लगा तो 60 साल तक जो उसकी नौकरी रही, 25-30 साल की जो जॉब की उसने, उस जॉब में उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, वो सब सर्विस रिकॉर्ड है। तो उसमें हमें पढ़ना पड़ता है कि इस रिकॉर्ड को कैसे रखा जाएगा, कौन जिम्मेदार है, इस रिकॉर्ड में कहीं पे कुछ गलत लिख दिया जाए तो ठीक कैसे किया जा सकता है, काटापीटी का नियम क्या है, ये सब हमारे लिए रिकॉर्ड ऑफ सर्विस है। अगली चीज हमें पढ़नी है जिसका नाम होता है डेलीगेशन।
डेलीगेशन का मतलब होता है प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन या डेलीगेशन का मतलब आपने नाम सुना होगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण। वैसे ये डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण है। जैसे यूँ समझिए कि हर काम करने के लिए एक अधिकारी अपॉइंट कर दिया जाए जो दुनिया भर के काम करेगा, संभव नहीं है ना। तो जो सीनियर अधिकारी है वो अपने काम नीचे दूसरों में बांट देता है, जिसको हम प्रत्यायोजन या डेलीगेशन बोलते हैं। दूसरी भाषा में मैं ये बोलूँ कि सारे काम राजस्थान सरकार या मुख्यमंत्री साहब तो करेंगे नहीं, वो काम हमें बांटने पड़ेंगे ना। तो हमें शक्तियाँ तय करनी पड़ेगी कि 10,000 रुपये तक का काम है वो कौन कर सकता है, 50,000 तक का काम कौन कर सकता है, 5 लाख तक का कौन कर सकता है। सरकारी विभागों में नई गाड़ी खरीदनी है तो गाड़ी खरीदने की मंजूरी कौन दे सकता है। सरकारी विभागों में स्टेशनरी लानी है 5 करोड़ की, उसके लिए मंजूरी कौन दे सकता है। एक आदमी को छुट्टी देनी है तो 15 दिन की छुट्टी कौन दे सकता है, 3 महीने की छुट्टी कौन दे सकता है। एक आदमी 2 साल से छुट्टी पे, 2 साल तक छुट्टी पे जाने की अनुमति कौन दे सकता है। इस तरह की जो बातें वो हमारे लिए डेलीगेशन या प्रत्यायोजन है। और इसके अलावा इसकी जो अंतिम यूनिट है वो तो सिविल सेवा ज्वाइनिंग के नियम। ज्वाइनिंग क्या होता है, जब हम लोग एक नौकरी ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मली ज्वाइन करते समय हमें कुछ समय मिलता है, हम कुछ समय मांग सकते हैं। जैसे मान लो आपकी नई नई नौकरी लगी, तो नई नई नौकरी लगी, ऐसा जरूरी नहीं होता कि आज पहले दिन जाके आप ड्यूटी पे बैठ जाओ। जब आदमी नौकरी करने आता है तो उसको कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। दूर से, मान लो आप रहते हो बीकानेर, आपकी नौकरी लगी है मान लो जोधपुर, तो बीकानेर से जोधपुर आओगे, आने जाने में टाइम लगेगा, सामान लाओगे उसमें समय लगेगा। ट्रांसफर हो जाता है व्यक्ति का, तब भी वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो एक जगह से घर छोड़ेगा, दूसरी जगह जाएगा, वहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था करेगा, तभी तो नौकरी कर पाएगा। तो इसके लिए व्यक्ति को थोड़ा समय चाहिए होता है, जिसको हम बोलते हैं ज्वाइनिंग टाइम, नौकरी ज्वाइन करने का समय। वो जो ज्वाइनिंग टाइम है उसके संबंध में नियम क्या है वो हमारा अगला चैप्टर है। तो ये छोटा सा हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में नंबर लाने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें नंबर लाने की एक टेक्निक है, वो क्या है वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। नंबर लाने आसान है क्योंकि सिलेबस टू द पॉइंट रहता है इसका, बट इसको पढ़ने का एक स्पेसिफिक तरीका, अलग से हमें कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे तब जाके यहाँ पे नंबर आते हैं। मुश्किल नहीं है, ये पेपर आसान है, इसमें अच्छी तैयारी की जा सकती है। तो ये आपका सिलेबस रहा RSR या सर्विस रूल्स का। 25 नंबर का 25 क्वेश्चन 75 नंबर के यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छी मेहनत करेंगे तो यहाँ पे अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो आज के सेशन में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।